वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस ग्रुप की लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज का क्वेश्चन है हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जनरल नेचर का है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के क्या है इंडिया में, इसको आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बताना है। वर्ड यहां पर लिखा है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को पॉइंट वाइज डिस्कशन कर देना, दैट इज द एन्यूमरेशन ऑफ दैट थिंग। तो आपको पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स को एन्यूमरेट करना है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स किसी भी चीज की आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये एक बेहद जनरल कैटेगरी का क्वेश्चन है। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं। आपको बहुत से ऐसे सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए जिसमें प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट आपको कॉटन इंडस्ट्री का, टी इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का, न्यूक्लियर एनर्जी का एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट अगर आप इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर होता है मेरा पेपर 4, उसके आप सारे टॉपिक्स को आप इन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन दिखते तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनको जब आंसर करने जाते हैं तो हमको बहुत इंफॉर्मेशन का यूज इन क्वेश्चंस को आंसर करने में लगता है। एज अ रिजल्ट जब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को बाकी सब चीजों के लिए लिखते हैं तो आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पर एन्यूमरेट है जिसमें आपको पॉइंट वाइज डिस्कशन करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 चीजें आंसर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे जिसमें आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। दूसरी बात आप लिखेंगे व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल, किसी भी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हो सकते हैं, उसको हम लोग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तीसरी बात आप बताएंगे प्रॉब्लम्स क्या है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की, और in the end you will write a conclusion. The reference newspaper for this is 11th January newspaper and the 16th October newspaper. चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देखिए, मैं 2 इंट्रोडक्शन के आपको एग्जांपल दूंगा। पहला इंट्रोडक्शन मैंने दिया है एक इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन, जहां पर मैंने ये सिंपल सी बातें बोली हैं कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही सस्ता और कन्वीनियंट तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड में, गैस में या सॉलिड्स तक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बड़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर। सबसे ज्यादा कॉमनली जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट यूज होता है वो होता है ऑयल और नेचुरल गैस पाइपलाइन। और उसके बाद एक छोटा सा एक मैप बना देंगे हम लोग आंसर में, जिसमें हम लोग कुछ मेजर ऑयल और गैस पाइपलाइन बता देंगे। हम लोग बता देंगे नहर कटिया से बरौनी वाली हमारी ऑयल पाइपलाइन किधर है। सिमिलरली हाजिरा बीजापुर वाली हम अपनी पाइपलाइन बता देंगे। सिमिलरली दिल्ली को कांडला से कनेक्ट करती हुई और मुंबई से निकलने वाली जो पाइपलाइन है, और मैंगलोर चेन्नई बैंगलोर वाली पाइपलाइन बता देंगे। तो ये कुछ 4-5 पाइपलाइन आप एक मैप में बना देंगे अपने आंसर में। उससे आप एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहां पर बहुत सारी पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन बनी है इस मैप में, इतना डिटेल में नहीं बनाना होगा क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा है व्हाट आर द पाइपलाइंस एंड गैस पाइपलाइन। आप तो बस ये छोटा सा एक एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे आप एक मैप बना करके ये चीज दे सकते हैं। दूसरा टाइप का इंट्रोडक्शन यहां पर मैं दूंगा कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन। दैट मींस वो इंट्रोडक्शन जिसमें मैं करंट अफेयर से जुड़ी कोई बात करूंगा। आपको अभी पता ही है कोची मैंगलोर जो पाइपलाइन है उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अभी रिवील करा है, नेशन के सामने लाए हैं। सो कोची मैंगलोर पाइपलाइन अभी खुली है। इसके अलावा 1 नेशन 1 गैस ग्रिड हमें न्यूज में था काफी टाइम से। तो ये दोनों चीजों के होने से हमको पता चलता है कि पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके वो ऑलरेडी सब लोग समझते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स उनका जो पोटेंशियल है दैट इज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड, सबको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है। और केवल ऑयल और गैस की ही ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन नहीं, वाटर की भी जो पाइपलाइन होती है उसका भी इंपॉर्टेंस हम इस तरह समझ सकते हैं कि जल जीवन मिशन में ऑलरेडी हमारी सरकार टैप्ड वाटर सप्लाई को पाइप्स के थ्रू पहुंचाने की
कोशिश कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑयल और गैस के लिए तो है ही है, इसके ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे हमें पता है कि वो इंपॉर्टेंस है। और जो वाटर होता है उसको भी पाइप के थ्रू सप्लाई करना चाहती है हमारे देश की सरकार, और उसके लिए भी काम कर रही है। इन सब बातों से पता चलता है कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बहुत ही जरूरी चीज होता है। और इसके अलावा जितनी भी और चीजों जिसके लिए वो जरूरी होता है उनको हम नीचे के पैराग्राफ में समझेंगे। तो ये मैंने एक दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन दिया है। इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का, क्या उसका प्रोस्पेक्ट है, कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू जो भी लिक्विड है या सॉलिड भी है उनका बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन करा जा सकता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बहुत ही चीप होता है, इजी होता है और कन्वीनियंट भी इसको माना जाता है। इसका हम एग्जांपल देंगे कि जो कुकिंग गैस है या पाइप्ड वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है हमारे शहरों में। इसके अलावा जब हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो हमारा रोडवेज और रेल ट्रांसपोर्टेशन पर बर्डन कम हो जाता है। आपको पता है रेलवेज के थ्रू भी जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिमिलरली रोडवेज के थ्रू भी होता है। लेकिन जब हम पाइपलाइन के थ्रू करते हैं तो हमारा रोडवेज और रेलवेज पर जो होने वाला बर्डन है वो कम हो जाता है। एक और एडवांटेज होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होती है वो कम होती है, कम पैसा खर्चा करना होता है। एक बार बनवा दिया जाए उसके बाद इसके बहुत कम पैसे लगते हैं इस पर। दूसरी इंपॉर्टेंस है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की कि ये हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू पाइपलाइन इन इंडिया अलोन। हम इस बारे में भी सोचेंगे कि जो इंटरनेशनल पाइपलाइन है, हमें दूसरे देश से पाइप के थ्रू गैस या ऑयल मिल सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से इस पेपर 4 के आंसर को, इंडियन इकोनॉमी के आंसर को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। मेंस की आंसर राइटिंग में रिलेशंस बनाना बहुत जरूरी होता है। आपको एक ही टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करना होता है और उसके थ्रू आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी डेप्थ है, वो एग्जामिनर को दिखती है कि कितना डेप्थ में आप चीजें समझते हैं। तो यहां पर हमने करा है एनर्जी सिक्योरिटी को रिलेट इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। हमने बोला है कि अगर इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तब भी उसको पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान इंडिया जो पाइपलाइन थी उसको ब्लॉक करने का कोशिश करा। इसके अलावा टापी पाइपलाइन को भी उसने ब्लॉक करके बैठा है। लेकिन अगर इंडिया ईरान से डायरेक्टली अंडर वाटर पाइपलाइन बना ले वाया द अरेबियन सी, then India will not have to, then India will be secured from energy problems। और पाकिस्तान जो इंडिया को के ऊपर एनर्जी क्राइसिस कर सकता है उससे भी इंडिया बचा रहेगा। तो दिस इज वन एग्जांपल थ्रू विच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एज अ रिजल्ट अगर कोई नेचुरल हजार्ड आता है जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाए और एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाए, फ्यूल नहीं ट्रांसफर हो पाए, गैस नहीं हो पाए, तब भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को इस पर फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड इंपॉर्टेंस है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की कि ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां जहां पर गैस पाइपलाइन या क्रूड ऑयल पाइपलाइन जाती है उसके किनारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स आ जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि इन पाइपलाइंस के किनारे बसे हुए जो टाउन होते हैं वहां पर ये पाइपलाइन के थ्रू बड़ी इजी सप्लाई ऑफ फ्यूल ऑयल हो जाती है, गैस हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो इंडस्ट्रीज जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, फर्टिलाइजर वगैरह, ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत ईजिली वहां पर आ जाती हैं। अपने इंडिया में भी जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है जिसके थ्रू ईस्टर्न इंडिया में सप्लाई करने की बात हो रही है ऑफ नेचुरल गैस, उसमें भी यही एक प्रोजेक्ट रखा गया है कि 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विल बी रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड इन द ईस्टर्न साइड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की
कि ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू हम नेचुरल गैस को ट्रांसफर करते हैं। जनरली हम नेचुरल गैस को ही ट्रांसफर करते हैं और ऑयल को कम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि नेचुरल गैस जो कि ऑयल से कम पॉल्यूटिंग है, उसमें कम रिलीज होते हैं पॉल्यूटेंट्स। इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को भी बेटर करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो हमारी नेचुरल गैस जैसे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां होती है वो कम पोल्यूशन करती हैं कंपेयर टू द पेट्रोल वाली गाड़ियां या डीजल वाली जो गाड़ियां होती हैं। तो ऐसे में अगर हम नेचुरल गैस का ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन, तो हमारा एनवायरनमेंट भी बेटर होगा। और तो और इंडिया के जो आईएनडीसीज हैं, जो हमने पेरिस में अपने कंट्रीब्यूशन अग्री करे हैं, उनको भी हम कन्विंस कर पाएंगे, उनको भी हम अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि किसी भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत सारे ब्लॉकर्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है पाइपलाइन अगर बिछानी है तो लैंड का एक्वायर करना पड़ेगा, पाइपलाइन में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोविजंस करने पड़ेंगे, जहाँ से आएगी गैस जहाँ पर जाएगी उसके इनलेट और एग्जिट पर काम करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये सबसे बड़ा ब्लॉकर है। दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकर है कि एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस नहीं मिलते। इस पाइपलाइन को निकलना पड़ता है बीच फॉरेस्ट से, बहुत सारी रिवर से। ऐसे में एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस जब नहीं मिलते हैं तो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इजीली नहीं हो पाता है। तीसरा एक बड़ा ब्लॉकर आता है कि जो लोकल लोग होते हैं जिनके एरिया से निकल रही होती है ये पाइपलाइन, वो लोग अक्सर इसका ऑपोजिशन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोच्चि मैंगलोर पाइपलाइन इसीलिए डिले हो गई क्योंकि आम जनता ने अपनी लैंड देने से या तो मना कर दिया या उनको डर था अपनी जान का, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि ये एक बॉम्ब है, पाइपलाइन में आग लग जाएगी और फट जाएगा। अक्सर लोगों को यही डर होता है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट के किनारे आग लग जाएगी और पाइपलाइन फट जाएगी, ये उनके डर होते हैं और इसीलिए बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ब्लॉकर है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, वो है नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर जैसे कि ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ होते हैं कि मान लीजिए बीच में कोई पहाड़ आ गया, बीच में कोई लेक है, रिवर है या बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, रोडवेज या रेलवेज बीच में बना दिया गया है। ऐसे में क्या होता है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट को उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द नेचुरल बैरियर्स विच आर क्रिएटेड और द ज्योग्राफिकल बैरियर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कि इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल करना इन द शॉर्ट रन इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए, जैसा कि बताया गया कि इसमें इनिशियली कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जो रिटर्न आता है वो एक लॉन्ग पीरियड में आता है। 10 साल 15 साल बाद जाकर के ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होना शुरू होते हैं। ऐसे में बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, हु आर विलिंग टू वेट फॉर सो मेनी ईयर्स इन ऑर्डर टू सी देयर मनी बीइंग गेटिंग प्रॉफिटेबल। तो बहुत कम कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय हाई जेस्टेशन पीरियड, कि प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लगता है। और इसी का रीजन है कि जो हमारी सरकार है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है, बिकॉज उसको पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए भी इसीलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करी थी, बिकॉज जो कंपनीज हैं वो इतना ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको लगता है कि पैसे पे रिटर्न बहुत देर से आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की कि ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल। देखिए, अगर आप गैस को या ऑयल को अपने ट्रक्स में भर के रोड्स के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप छोटे से छोटे शहर, गांव कहीं भी ले जा सकते हैं, पहाड़ पे ले जा सकते हैं, आराम से आपका मूव हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन सप्लाई। लेकिन अगर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं तो जहां पर पाइपलाइन जाई, आपने एक बार बना दी, अब केवल वही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। और अगर किसी और छोटे शहर, गांव में ट्रांसपोर्ट करना है तो किसी और जगह से आपका ट्रक्स का मूवमेंट होगा और उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। लेकिन अपने आप में ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल नहीं रहा। जिस जगह पाइपलाइन है केवल वहीं पर ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा।
इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। और इसीलिए जिन एरियाज में पाइपलाइन बनती है केवल वही एरियाज ही आसानी से डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं में ही सारी फैसिलिटीज आ जाती है। लेकिन जो आसपास के एरियाज हैं जहां पर पाइपलाइन नहीं पहुंचती है वो एरियाज अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में कि यहां पर जो भी हमारे इंडिया में कैपेसिटी बनाई जाती है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की, अक्सर वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाती है। हम सोचते तो हैं कि हम बहुत बड़ी पाइपलाइन बना रहे हैं जिसका बहुत यूज हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हो जाती है। जो हमने सोचा था कि इतना हम यूज कर लेंगे, हम उतना यूज कर ही नहीं पाते हैं। और उसके कुछ रीजंस भी हैं। देखिए, इवन दो हम पाइपलाइन तो बना देते हैं लेकिन गैस अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है। आपको पता है इंडिया अपना एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करता है, फ्यूल और गैस हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। और ऐसे में अगर हम टाइमली इंपोर्ट नहीं कर पाए या फिर किसी और रीजन से हमारे गैस और फ्यूल टाइम पर नहीं आ पाया तो गैस अवेलेबिलिटी उतनी होती ही नहीं है। इस वजह से हमने पाइपलाइन की बना तो दी लेकिन उसका यूज नहीं हो पाया। कई बार गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में कस्टमर्स लेना बंद कर देते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, जो मेजर यूजर है उस गैस के या उस ऑयल के, उन्होंने लेना बंद कर देते हैं, कुछ टाइम पर प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अगेन ऐसे में जो पाइपलाइन जिस इन्वेस्टर ने बनाई है, जो भी कंपनी है जिसने पाइपलाइन बनाई है, उसको फायदा होना बंद हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने गैस जिन्होंने लेनी थी वो लोग ले ही नहीं रहे हैं। और वो जो पाइपलाइन ऑपरेटर है अक्सर उसको लॉस भी होने लगता है। इसका एग्जाम्पल है कि जो दाभोल का LNG टर्मिनल है महाराष्ट्र में, दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो इवन दो इतना बड़ा उसने पाइपलाइन बनाया पर उसका वो ठीक से यूज नहीं कर पाता है। सो इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू पूरा का पूरा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब कुछ जान लिया। यहां पर इस मैप को बना करके आपने ये भी समझ लिया कि क्या मेजर ऑयल और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इंडिया के, और आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो यही मैं बात बोल रहा था कि ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट टाइप के क्वेश्चन, इनको आप किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। और जब भी आप प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो आप इस पूरे टॉपिक को ही खत्म कर लेते हैं। In the end, you can write about some simple conclusion. You can write that there are huge prospects and also big problems associated with the pipeline transport in India. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक बहुत ही अच्छे से प्लान करें और सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके इस चीज पर काम करें कि कैसे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को हमें बेटर बनाना है और कैसे उनका यूज करना है। इस कंक्लूजन में कुछ बहुत आप बड़ी बात नहीं लिख पाएंगे, कोई बहुत फॉरवर्ड लुकिंग बात नहीं लिख पाएंगे, आप एक सिंपल सा ही यहां पर एक कंक्लूजन डाल पाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। थैंक यू।